प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे और तैयारी सही चल रही होगी। मौसम थोड़ा सा असंतुलित है, जिसमें अधिकतर लोगों को कुछ समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी हो जा रही हैं, जैसे कि अभी मुझे थोड़ी सी हो गई है। तो इस वजह से कल आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई। हाँ, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि लगातार वीडियो आपको मिलती रहे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो वीडियो बन रही है पेट में काम तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी पेट में। एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में इसका उपयोग बराबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक भूगोल की क्लास, और भूगोल की क्लास के तहत हम भारत की नदियों के ऊपर ध्यान ले जाएंगे और भारत की नदियों को हम 4 वीडियो में देखेंगे। भले ही वनडे के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 में पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम हर नदी से जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। वीडियो देखते समय वीडियो को पूरा देखा करिए और जहाँ संभव हो वहाँ अपनी नोट्स बना लिया कीजिए, तभी आपको इस वीडियो क्लास का कुछ फ़ायदा मिलेगा। कहने का मतलब कि टाइम वहाँ स्पेंड करिए जहाँ आपको लगे कि जो आपने समय खर्च किया है उसका सही मूल्य आपको मिला है। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास की मैंने हेडिंग दे रखी है भारत की नदियाँ एक सामान्य परिचय, और आगे हमने लिखा है समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। यानी आप कोई सी भी परीक्षा देना चाहते हैं, इतनी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो भारत की नदियों के संदर्भ में अगर इसके बंटवारे की बात कर लें तो भारत की नदियों को हम जो सबसे पहला विभाजन जो भारत की नदियों का करते हैं, वो वर्तमान में भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। दूसरा बंटवारा हम कैसे करते हैं? दूसरा बंटवारा होता है, अगर भारत का मैप अगर आपको याद होगा तो भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में है अरब सागर। तो कुछ नदियों का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियों का मुहाना है अरब सागर में। मुहाना उसे कहते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि मुहाने के संदर्भ में या इनके इनके अपवाह तंत्र को देखा जाए कि अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं, तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो 2 भागों में यहाँ बांट सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। उसी तरह एक सेंटेंस और है जल संभर क्षेत्र, यानी इन नदियों के भीतर जो जल ग्रहण करने की क्षमता है या जो इनका क्षेत्र, उसके आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो वहाँ भी हम इन नदियों को इनके जल ग्रहण अपवाह क्षेत्र के अनुसार बांटते हैं। जैसे 20,000 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक जो नदियाँ क्षेत्र बनाती हैं अपना अपवाह क्षेत्र, उनको अलग रखते हैं। मध्यम नदी द्रोणी 2000 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर, मीटर नहीं, 2000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। तीसरा हम बांटते हैं इनको लघु नदी द्रोणी, जिसमें हम देखते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर से कम जिन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है या अपवाह क्षेत्र होता है वो। ठीक है, तो ये विभाजन कई तरीके से हैं, जब हम फुल क्लास देखेंगे तब मैं वहाँ आपको बताऊंगा। अभी ध्यान रखना है कि अभी हम इस पे फोकस करते हैं। भारत की नदियों को 2 भागों में बांट लेते हैं, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और हिमालयी नदियों के संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी कुछ नदियाँ मौजूद थीं भारत में। ठीक है, तो कुछ नदियाँ मौजूद थीं तो उनको हम कहते हैं हिमालयी पार की नदियाँ। हिमालयी पार्क कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय के उत्थान के पहले उनका निर्माण हो गया था। भूगोल की पहली क्लास में चलिए जहां हम लोगों ने पढ़ा था पैंजिया का विभाजन। हमने क्या पढ़ा था? पैंजिया 2 भागों में टूटता है, बीच में बनता है एक सागर, टेथिस सागर, और टेथिस सागर में उत्तर और दक्षिण से जितनी भी नदियां थी भारत के उत्तर वाली और दक्षिण वाली, दोनों को 2 सारी नदियां जाकर के टेथिस सागर में ही अपना जल या अवसाद छोड़ती थी, जिससे अवसाद धीरे धीरे जमा होते गए और आगे चल के भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ी, और जो बल पड़ा या जो दबाव पड़ा उसकी वजह से एक वलित पर्वत की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, और वो वलित पर्वत है हिमालय। याद आया? तो वैसे ही ध्यान रखना है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले हिमालयी पार हिमालयी पार 3 नदियां जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हिमालयी पार इसलिए नाम दे दिया जाता है कि आप समझ सकें। हिमालयी पार नदियां, ठीक, इसमें पहली सिंधु, दूसरी सतलज और तीसरी ब्रह्मपुत्र। ये प्रमुख हैं
पहले भी मैं बता दूं कि ये प्रमुख वो नदियां हैं जो हिमालय पार की नदियां हैं। जैसे कुछ और भी नदियां हैं जैसे कोशी, राप्ती, इनकी भी उत्पत्ति जो है हिमालय से पहले हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हिमालय पार की 3 नदियों को ध्यान में रखना है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इनको एक साथ इसलिए भी रखना है कि इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से होती है, वो है तिब्बत, और वर्तमान में देखें तो चीन और मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बेसिक पॉइंट है कि ये 3 नदियां हैं हिमालय पार की नदियां जो प्रमुख हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, जिनका उद्गम अमूमन एक ही देश से, वर्तमान में चीन हम उसको कहते हैं, लेकिन इसके पहले उसको हम तिब्बत नाम से जानते थे। वहाँ है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के निकट से ही जो निकट के जो ग्लेशियर हैं वहीं से ये नदियाँ निकलती हैं। तो एक क्वेश्चन वो बनाते हैं कि इनमें से कौन सी नदी हिमालय पार की नदी नहीं है, या इनमें से किस नदी का उद्गम शेष अन्य से भिन्न है। तो हमने क्या देखा, 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र हम मान ले तो मानसरोवर झील के आसपास। और मानसरोवर झील कहाँ पे है, ये ध्यान रख लेना है कि जब हम हिमालय पढ़ेंगे ना, तो हिमालय को तो वैसे तो 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम ट्रांस हिमालय जो रखते हैं, तो हिमालय पढ़ते समय हम हिमालय को 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय वो क्षेत्र है जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय भी कई भागों में बटा हुआ है, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। तो ये जो मानसरोवर झील हम देख रहे हैं ना, वो किस श्रेणी में है, तो वो है कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, हिमालय बढ़ते गया, लेकिन इन नदियों ने क्या किया, हिमालय को अपने प्रवाह क्षेत्र में नहीं बढ़ने दिया। यानी जैसे हिमालय बढ़ रहा है तो बढ़ते गया, यहाँ से नदी जा रही है तो हिमालय किनारे किनारे तो बढ़ गया, लेकिन इन नदियों ने क्या किया, जहाँ इनका बहाव क्षेत्र था उसमें हिमालय को नहीं बढ़ने दिया, यानी हिमालय को लगातार काटती रही। जिससे क्या हुआ, हिमालय दोनों तरफ काफ़ी ऊंचा हो गया, और नीचे देखने पे ऐसा लगेगा ये नदियाँ खड्ड में या गड्ढे में बह रही हैं। ठीक है, तो ये इतना बेसिक ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हिमालयी नदियों पर। तो हिमालयी नदियों को अगर देखा जाए तो हिमालयी नदियों को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 नदी तंत्रों में बांटते हैं। एक तो हो गई सीधी नदी, जिसको हम कहते हैं नदी, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, और एक होता है नदी तंत्र। तो सामान्य भाषा में हम ये कह लें कि मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सबको एक साथ अगर हम रख दें तो वो क्या कहलाता है, नदी तंत्र। इसको अपने शरीर से समझिए। अपना शरीर क्या है, कई अंगों का समूह है, हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र से मिलकर के बना हुआ है। वैसे ही नदी तंत्र, तो नदी तंत्र जहाँ आएगा तो मुख्य नदी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उसकी सारी सहायक नदियाँ, इन सबको एक साथ मिला देंगे और बन जाएगा वो नदी तंत्र। तो यहाँ में ध्यान रखना है कि हम हिमालय नदियों के संदर्भ में 3 नदी तंत्र को पढ़ते हैं। पहला जो हमारा है वो है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ जितना भी हमने लिखा है नदियों का नाम या नदी तंत्र का नाम, सब पश्चिम से पूरब की तरफ। सिंधु नदी, ये हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र भारत के सबसे पश्चिम में प्रवाहित होता है। वैसे ही वहाँ कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के सबसे पूरब में स्थित है। ऐसे यहाँ भी कह सकते हैं कि भारत की सबसे पूर्वी नदी प्रमुख ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे पश्चिमी प्रमुख नदी सिंधु। समझ में आ गया? ऐसे ही इसको ध्यान में रखना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। लेकिन सिंधु नदी तंत्र से पहले थोड़ा सा चलते हैं पीछे, यानी सिंधु नदी की उत्पत्ति से थोड़ा सा पहले कुछ भूवैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं, ठीक है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि मायोसीन कल्प में हिमालयी क्षेत्र में एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्मा, इस नाम को ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिमालयी क्षेत्र में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का प्राचीन नाम, ठीक, या इनमें से कौन आदि नदी है, इस तरह करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इन नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन नदी तंत्रों की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तो ऐसा माना जाता है कि हिमालयी क्षेत्र में ही, हिमालय से पहले मायोसीन कल्प में हिमालयी क्षेत्र में एक विशाल नदी थी जिसे हम शिवालिक या हिंद ब्रह्मा, तो हिंद को अंग्रेजी में इंडो भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इंडो ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। शिवालिक या हिंद ब्रह्मा कहा जाता था, जो पंजाब से असम तक प्रवाहित होती थी, ऐसा कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये 3 नदी तंत्र में ये नदी बदल गई, तो उसके लिए उन्होंने जो
थ्योरी दी है वो है प्लीस्टोसीन कल्प में पोटवार पठार, जिसको हम कहते हैं दिल्ली रिज। तो दिल्ली का जो हिस्सा है, दिल्ली के हिस्सा के बाद पंजाब का जो हिस्सा है और दिल्ली के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से पाकिस्तान की तरफ निकलने पर एक पठार का निर्माण हुआ है जिसे कहा जाता है पोटवार पठार। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब हम पठार पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ दो चीज़ें विशेष ध्यान में रखिएगा। पहला ये ध्यान रखना है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, अगर कभी पूछे किस पठार पर स्थित है तो ये आंसर होगा अपना पोटवार पठार या दिल्ली रिज। ठीक है, तो जब ये दिल्ली का पठार बना या दिल्ली रिज या पोटवार का पठार जब बना या जब इसका उत्थान शुरू हुआ, तभी ये जो शिवालिक नदी हम देख रहे हैं ना, ये शिवालिक नदी 3 भागों में बट गई या शिवालिक 3 नदी तंत्रों में विभक्त हो गई, जिसको हमने नाम दिया है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पुरानी थ्योरी इसलिए जोड़ देनी पड़ती है कि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन वो बना लेते हैं, इसलिए हमें इसको रखना होगा ध्यान में। ठीक है, अब आते हैं पहले नदी तंत्र पे। अपना पहला नदी तंत्र जो हमने लिया है वो, जैसा कि मैंने समझाया, पश्चिम से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे पश्चिम में भी मैंने क्या बताया था, सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो इसके तहत जब भी मैंने जैसा कि समझाया कि जब तंत्र की बात आ जाए तो एक होगी मुख्य नदी और बाकी होगी उसकी सहायक नदी। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, हर नदी का एक तल होता है। तल का मतलब आप कहीं भी पानी भर दीजिए तो सतह कहीं नीचे है पानी, कहीं ऊपर, तो हो गया उसका तल। और कॉन्सेप्ट क्या है, साइंस भी क्या कहता है, नीचे वाला पानी ऊपर वाले में मिलेगा कि ऊपर वाला पानी नीचे वाले में मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जो ऊपर से पानी आ रहा है वही नीचे की तरफ जाके मिलेगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनता है कि मुख्य नदी और सहायक नदी। ठीक है, तो मुख्य नदी जो भी होगी उसका तल हमेशा नीचे होगा और जितनी सहायक नदियाँ होंगी उनका तल मुख्य नदी से ऊपर होगा, तभी वो अपनी मुख्य नदी में मिल पाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर सहायक नदी का तल ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तब मामला हो जाएगा उल्टा, तब मुख्य नदी हो जाएगी सहायक नदी और सहायक नदी हो जाएगी मुख्य नदी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो इसके तहत जो मुख्य नदी है वो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। और इन सहायक नदियों में 5 विशेष तौर पर हमको ध्यान रखनी है जो भारत से होकर प्रवाहित होती हैं। वो हैं झेलम। अब थोड़ा प्राचीन भारत के साथ भी जोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्राचीन भारत में जब हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो ऋग्वेद में झेलम को क्या नाम दिया गया था, ठीक है, वितस्ता। ठीक है, चेनाब, चेनाब को क्या नाम दिया गया था, वो आपको ध्यान में रखना है। रावी को क्या नाम दिया गया था, ब्यास को क्या नाम दिया गया था, सतलज को क्या नाम दिया गया। ये 5 नदियां हमने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ रखी हैं, क्योंकि जब ऋग्वैदिक आर्य आए तो सबसे पहले वो इसी सिंध वाले क्षेत्र में ही पहुंचे और इस वजह से इनको इन नदियों का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया है, पंचनद। ठीक, सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां जो भारत से मुख्यतः प्रभावित होती हैं उनको हम पंचनद के नाम से जानते हैं। ठीक, उनका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, आदि आती हैं, आद भी हैं क्योंकि भारत के बाहर भी और भी छोटी नदियां हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कौन कौन सी वो नदियां हैं जो सिंधु के बाएं और दाहिने तट से मिलती हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी भी नदी का बायां और दाहिना तट अगर देखना हो या समझना हो तो कुछ नहीं करना है, बस हमें ध्यान होना चाहिए कि नदी की बहाव की दिशा किधर है और हमें नदी के बहाव की दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। अपना बायां हाथ नदी का बायां तट, अपना दाहिना हाथ नदी का दाहिना तट। ठीक है, तो यहाँ पंचनद में एक क्वेश्चन वो बनाते हैं, इनमें से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, जब ये 5 ये आपको याद रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हम पढ़ने में अक्सर हम देख रहे हैं कि सभी किताबों में ऐसा लिख दिया गया है कि ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मैप पे ध्यान दें तो हम क्या देखते हैं कि ये 5 नदियां अगर डायरेक्ट सिंधु में मिलती या सीधे सिंधु में मिलती तो हम कह सकते थे कि ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये नदियां झेलम, रावी और ब्यास, सतलज, ठीक है, इनको ध्यान में रखिए।
ब्यास को छोड़ दीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, इन 4 नदियों को अगर देखा जाए तो ये 3 नदियाँ झेलम, रावी और सतलज ये किस में मिल रही जा करके? चेनाब में। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये चेनाब की सहायक नदियाँ हो गई। ठीक है, आगे चल के इसी चेनाब में सतलज में जो है ब्यास मिलती है। ठीक, तो ब्यास वो नदी है या वो पंच नद में शामिल वो नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है। ठीक है, तो कहना तो ये चाहिए कि चेनाब सहायक नदी है सिंधु की, क्योंकि बाकी अन्य जो नदियां हैं वो चेनाब में जा करके मिलती हैं। लेकिन अब किताबों में ऐसा लोगों ने लिख दिया और ये लगातार चला आ रहा है। इस विसंगति को अभी किसी ने अपनी किताब में दूर नहीं किया है। अच्छे अच्छे लेखकों की बात कर रहा हूँ, सबने ये गलती दोहराई है, किसी ने भी वहाँ अपना दिमप्रजन सा माइंड नहीं लगाया कि इस गलती को सही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसको सही करेंगे। अब हम देखेंगे, अब जैसा लिखा हुआ तो हम भी ध्यान रख लेते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ पंचनद, और पंचनद में कौन कौन सी शामिल हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसमें से ब्यास वो नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है, बाकी 4 के 4 भारत में भी प्रवाहित होंगी और पाकिस्तान में भी प्रवाहित होंगी। ये जो 3 नदियाँ झेलम, रावी और सतलज ये किस में जाकर के मिल जाएंगी? चेनाब में, और चेनाब और इनकी संयुक्त धारा जाकर के मिल जाएगी सिंधु में। ये सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब आते हैं सिंधु नदी पर। अब सिंधु नदी के संदर्भ में देखें तो उद्गम, कि इसका उद्गम कहाँ है? जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया हिमालय पार की नदियां हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत, वर्तमान चीन। ठीक, तो वैसे यहाँ ध्यान रख लेना तिब्बत के मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील है कहाँ? अभी मैंने समझाया, कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत के निकट बोखरचू, ये बोखरचू है क्या? ग्लेशियर। ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से ये सिंधु का उद्गम। समझ में आ गया? अब जैसे इसका उद्गम होता है और तिब्बत में, तो जितनी भी नदियां तिब्बत से होकर के आ रही हैं उनका तिब्बत में क्या नाम है ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। ये ध्यान ये रख लेना है कि हिमालय की जितनी नदियां हैं इनकी लंबाई कभी भी निश्चित नहीं होगी। हो सकता है बरसात में ये और लंबी हो जाए या छोटी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट भी दिमाग में रखना होगा, हर जगह लगभग जुड़ेगा। लंबाई 2880 किलोमीटर। दिक्कत यह है कि नदियों की लंबाई के मामले में अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े हमको मिलते हैं, लेकिन हमने जो आंकड़ा बेस्ड रखा है वो बेस्ड रखा है NCERT। ठीक है, 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई ये क्लियर है 1114 किलोमीटर लगभग, ये भारत में इसकी लंबाई है। ठीक है, अब तिब्बत से निकल रही है, भारत में कहाँ ये प्रवेश करेगी? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक गांव है दमचोक, दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था तो हम जम्मू कश्मीर कहते थे उसको, लेकिन 2019 अगस्त के बाद स्थिति बदली और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 भागों में हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी लेह। लेह जो है किस नदी पर हो गया? आंसर क्या आएगा? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किस तट पर? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। ध्यान ये रखना है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र 3 नदियां जो शिवालिक हम जिनको मान रहे हैं, जब हिमालय का उत्थान हुआ तो जब ये नदी तंत्र बटा तो सिंधु का प्रवाह क्षेत्र हो गया पश्चिम की तरफ, ब्रह्मपुत्र का हो गया पूरब की तरफ, और सतलज आ गई एकदम सीधे नीचे की तरफ। ठीक है, तो सिंधु पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और भारत में लंबाई 114 किलोमीटर। दमचोक लद्दाख के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरेगी और लद्दाख की राजधानी लेह इसके दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अब सिंधु की सहायक नदियां, तो सिंधु की सहायक नदियों को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, बाईं ओर से मिलने वाली और दाहिनी ओर से मिलने वाली। अब ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है ना, तो हम इधर पश्चिम की तरफ अगर मुंह करके खड़े हों तो सिंधु को मान लेते हैं ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो जो दाहिना हाथ है उधर से जो नदी आकर मिलेगी वो दाहिनी ओर से, इधर से जो जाकर के मिलेगी वो बाईं ओर से।
तो बाईं ओर से सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो पंचनद संयुक्त रूप से, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया कि अब वो विसंगति या वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे जो किताबों में दोहराई गई है। तो कौन मिलता है? पंचनद संयुक्त रूप से मिलती है। अगर एक नदी पूछे तो चेनाब, समझ में आ गया। पंचनद संयुक्त रूप से चिनाब नाम से कहाँ मिलेगी? मीठनकोट पाकिस्तान के पास मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। आगे और इसकी नदियां जो बाईं तरफ से मिलती हैं सहायक नदियां, जास्कर, स्याग, शिगार, गिलगित आदि, ठीक है। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां जो सिंधु में दाहिनी तरफ से आकर के मिलती हैं वो है श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, विबुआ आदि। तो कई नदियां तो ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में पढ़ रखा है। काबुल, कुर्रम, गोमल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। पीछे जा करके ऋग्वैदिक काल वाला कर लेना है रिवाइज, दोहरा लेना है, विबुआ आदि, ठीक है। तो ये काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। सिंधु दर्दिस्तान में चिल्लस के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब तिब्बत से आ रही है, भारत में प्रवेश की, भारत को कहाँ छोड़ रही है या भारत से कहाँ ये बाहर निकल रही है और चल जा रही है पाकिस्तान में? तो वो जगह है दर्दिस्तान में, चिल्लस के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? मुहाना जैसा कभी शुरुआत में मैंने समझाया था, जहाँ नदी अपना जल छोड़ेगी, तो सिंधु नदी का मुहाना है अरब सागर में, कराची के पूर्व में। तो कराची के पूर्वी तरफ, ठीक है। कराची पाकिस्तान का शहर है। कराची के पूरब अरब सागर में गिरती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर देखा जाए तो वो है चेनाब, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो सिंधु के संदर्भ में अभी इतना ही मैं बताऊंगा। ऐसा इसलिए कि फिर बाद में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में और देखेंगे, ठीक है। अभी विशेष तौर पर थोड़ा छोटे एग्जामों पे हम ध्यान दे रहे हैं और इसलिए टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक। अब इन 5 नदियों को देखते हैं जो पंचनद हैं। इन 5 नदियों के बारे में जानना जरूरी है। तो पंचनद में सबसे पहले हम लेकर के आते हैं झेलम को, ठीक। झेलम का उद्गम कहाँ पे है? तो झेलम का उद्गम है जम्मू एवं कश्मीर में, और श्रेणी अगर पूछे तो पीर पंजाल श्रेणी की तलहटी में स्थित वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। कहीं कहीं वेरीनाग झील भी लिख दिया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हो तब भी घबराइएगा नहीं, वो आंसर दे दीजिएगा अगर शेषनाग झील वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, ठीक। इस नदी के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखना है कि झेलम निकलने के बाद जब आगे प्रवाहित होती है तो बुलर झील में मिलती है, ठीक है। तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा चिल्का। कहाँ पे? उड़ीसा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को और बदले और पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील, तब भी आंसर वही, चिल्का, उड़ीसा। क्वेश्चन को अगर बदल दिया कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की अंतःस्थलीय झील, तब आंसर हो जाएगा सांभर, ठीक है। अगर क्वेश्चन बदल दिया सबसे नमकीन झील, तब भी हो जाएगा सांभर। समझ में आया? तो यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये बनाते हैं कि जम्मू कश्मीर की वुलर झील में मिलने वाली नदी या वुलर झील को इनमें से किस नदी से जल प्राप्त होता है, या वुलर झील के आगे कौन सी नदी निकलती है। तो वुलर झील में मिलती है और फिर उसके श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। लंबाई 725 किलोमीटर इसकी मिलती है। पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन झेलम की। झेलम के संदर्भ में 2 चीजें और बता दूं। झेलम में ही जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। अगली नदी जो अपने पास है वो है चेनाब। चेनाब को ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि चेनाब ही वो नदी है जो इन पंचनद को ले जाकर के सिंधु में मिला रही है, ठीक है। चेनाब उद्गम इसका देखें तो हिमाचल प्रदेश के लाहुत में बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम से निकलती है। समझ में आ गया? चेनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश का लाहुत जिला
और लाहौल जिले के पास ही स्थित है बड़ा लाचा ला दर्रा, और इसी दर्रे के एक तरफ से चंद्र और दूसरी तरफ से भागा नाम से ये नदी निकलती है। और आगे चल के केलांग के निकट तांडी में दोनों धाराओं के मिलने से चेनाब कहलाती है। ठीक है, केलांग के निकट तांडी में चंद्र और भागा दोनों मिल जाती हैं और बन जाती है चेनाब। और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से ही जानते हैं। भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 1180 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना ध्यान में रखना है। इसी चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी की भी व्यवस्था करना है। ठीक, अगली नदी अपनी जो है वो है रावी। उद्गम कहाँ है इसका? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। तो जहाँ जहाँ दर्रा आ जा रहा है तो दो चीज़ें अपनी तैयार हो रही हैं, एक तो नदी तो तैयार हो ही रहा है, साथ ही साथ दर्रा भी तैयार हो रहा है। जैसे बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो चंबा घाटी है उस घाटी से ही ये नदी प्रवाहित होती है। तो चंबा घाटी छोटी सी तो है नहीं, बस ये ध्यान रखना है, चंबा घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी अगर कभी पूछे तो आंसर क्या होगा? रावी। चंबा घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यही दो बेसिक क्वेश्चन है जो ध्यान में रखना है। से प्रवाहित होती है, पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चिनाब से मिल जाती है। ठीक, लंबाई कितनी है इसकी? तो 720 किलोमीटर। अगली नदी जो हमको देखनी है वो है ब्यास। उद्गम कहाँ पे इसका? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के दक्षिण से। ठीक है, रावी को हमने क्या देखा था? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। अब इसको हम क्या देख रहे हैं? ब्यास को रोहतांग दर्रे के दक्षिण से। जैसे रावी किस घाटी में प्रवाहित हो रही है? चंबा घाटी में। वैसे ही ब्यास कहाँ प्रवाहित हो रही है? कुल्लू घाटी। और कुल्लू कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश के दो पर्यटन स्थल है, और कुल्लू और मनाली घाटियां हैं। घाटियां पर्वतों का या पर्वतों के बीच का वो समतल क्षेत्र है। दो पर्वत मान लेते हैं, दो पर्वत जहां समाप्त हो रहे हैं, जहां से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो जहां वो आधार तल है उनका, वहां पे समतल जमीन होती है जिसको हम कहते हैं घाटी। सतलज नदी की सहायक नदी है कौन? ब्यास। तो ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी की, जो सतलज से पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर मिलती है। ठीक, ध्यान इसलिए रख लेना है कि कपूरथला सीधे करके पूछ लेता है। कपूरथला कहाँ स्थित है? पंजाब रेल डिब्बा बनाने का जो है कारखाना है कपूरथला में। तो कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर मिलती है, और जहाँ हरिके नामक स्थान पर मिली वहीं पे एक बैराज का निर्माण कर दिया गया। बैराज छोटे बांधों को कहते हैं। ठीक है, बांध बना दिए जाते हैं, उसमें कई फाटक लगा दिए जाते हैं, पीछे जल नदी का रुक जाता है, आवश्यकता के अनुसार वो फाटक खोल करके जल का प्रयोग किया जाता रहता है। तो हरिके बैराज बनाया गया है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये बनता है, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर या किस नदी पर? अगर किस नदी करके पूछे तो हमेशा मुख्य नदी आंसर होना चाहिए, सतलज। ठीक है, किन नदियों के संगम पर? तो ब्यास और सतलज। समझ में आ गया? जब सतलज ऑप्शन में ना हो तब कहाँ जाएंगे? ब्यास। हरिके बैराज से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके। हरिके कहाँ पे है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब। हरिके के पास कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सतलज और ब्यास। सतलज में आकर के ब्यास मिलती है। ठीक है, ब्यास नदी पंचनद में शामिल मात्र एक नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। लंबाई कितनी है ब्यास की? 470 किलोमीटर। तो हिमाचल ये चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के मौसम में काफ़ी आपदा प्रभावित राज्य को घोषित किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने, इसलिए भी उसको ध्यान में रखना है। अगली नदी जो हमको पढ़नी है वो है सतलज। सतलज का उद्गम अगर हम देखें तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से। ठीक है, अभी जैसे ऊपर हमने क्या देखा था? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर झील के निकट श्रेणी, कैलाश श्रेणी। ठीक, जगह राक्षसताल, तिब्बत में नाम लांगचेन खम्बाब। किसका नाम है? सतलज का।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी कर लेते हैं कि सिपकीला दर्रा या सिपकीला दर्रे से प्रवाहित होने वाली नदी, सिपकीला दर्रा के निकट की नदी, सिपकीला दर्रा किस नदी के निकट है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सतलज। स्पीति नदी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, एक और हमने देखा था ब्यास। ठीक है, ब्यास और स्पीति किसकी सहायक नदियां हो गई? सतलज की। हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखड़ा नांगल बांध इसी पर निर्मित है, जिसका निर्माण किया गया था 1963 में। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। जब हम बांध पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि भाखड़ा और नांगल ये दो बांध हैं। ठीक है, तो उस संदर्भ में इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इतना देख लेना है। कुल लंबाई कितनी है सतलज की? तो लंबाई है 1450 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो भारत की लंबाई 1050 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन सबका उद्गम एक ही है ना, और सिंधु और सतलज के संदर्भ में एक चीज, एक अच्छी विशेषता ये है कि जहां से सिंधु निकल रही है उसी के आसपास से सतलज भी निकल रही है, और 400 किलोमीटर तक दोनों नदी समानांतर बहती हैं। समानांतर का मतलब कि ऊपर सिंधु है, नीचे सतलज, और 400 किलोमीटर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो अपने उद्गम से 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी के उद्गम से उसके समानांतर 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। 400 किलोमीटर के बाद सतलज उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाती है और भारत में किस दर्रे से? सिपकीला दर्रे से प्रवेश कर लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। दूसरे ध्यान रखिएगा कि सतलज के संदर्भ में फिरोजपुर या फाजिल्का पंजाब में है के बीच, फिरोजपुर से फाजिल्का ये वो सीमा है पंजाब, भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब की, और देशों की कह लें तो भारत और पाकिस्तान की, उसके बीच या उस सीमा से होते हुए भी प्रवाहित होती है। तो सतलज नदी के संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जितनी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? सतलज। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदियों में अगर सबसे, अब सहायक नदियां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी किताब में लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए कि चेनाब की सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो दिमाग में दोनों रखना है। अगर कभी हो सकता है कि कोई पेपर बनाने वाला बुद्धिजीवी निकल जाए, उसने इस पॉइंट को पकड़ लिया हो, ये तो सिंधु की सहायक नदियां नहीं है, ये तो जो है चेनाब की सहायक नदियां हैं, और वो अगर क्वेश्चन सेट कर ले कि चेनाब की सबसे लंबी सहायक नदी, तब भी आंसर दीजिएगा सतलज। अगर सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तब भी आंसर क्या दे देना है? सतलज, अभी, क्योंकि अभी ट्रेंड तो चल ही रहा है वो। ठीक है, हाँ, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ना, हम परिवर्तन करेंगे तो आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, मतलब कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। आप उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ भर्तियों में जो है थोड़ा 2-3 चरण ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन देख करके, ट्रेंड वाला है तो ट्रेंड के हिसाब से, अगर ऐसा लगे कि क्वेश्चन बनाने वाला इंटेलिजेंट निकल गया तो अपना भी दिमाग वहाँ पे लगा लेना होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सिंधु नदी के संदर्भ में एक चीज और देखना है कि सिंधु नदी के संदर्भ में एक जल समझौता हुआ है जिसको हम नाम देते हैं सिंधु जल समझौता या सिंधु नदी जल समझौता। पहले तो डेट याद रखनी है कि कब हुआ? 19 सितंबर 1960। किसके किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? तो 1960, यानी भारत के पीएम कौन रहे होंगे? प्रधानमंत्री, तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पाकिस्तान के, तो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंधु जल समझौते पर इनमें से भारत और पाकिस्तान के किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो क्या आंसर अपना निकल के आ रहा है? राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, कहाँ से? पाकिस्तान से, और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत जो समझौता बना उसमें
सिंधु, ठीक है, झेलम और चेनाब, यानी सिंधु नदी को भी लेकर के आना है और सिंधु की सहायक पंच नद उनको भी ध्यान में रखना होगा। सिंधु, झेलम, चेनाब के 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। 20% जल का उपयोग करेगा भारत, ठीक। तो इस समझौते के तहत जो पहला प्रावधान बना कि जिन जिन नदियों की लंबाई पाकिस्तान में अधिक है उन नदियों की जल के संदर्भ में एक व्यवस्था दे दी गई कि भले ही भारत से प्रभावित हो रही हैं हो करके, तो सिंधु, झेलम और चेनाब इन नदियों के जल का 80% भाग उपयोग करेगा पाकिस्तान और 20% भाग उपयोग करेगा भारत। इस समझौते के तहत पहला, और कौन कौन सी बच गई? तो बची रावी, व्यास और सतलज। तो यहाँ क्या मामला हुआ? व्यास को चाहे तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन है तो इसलिए मैंने लिख दिया, है का मतलब कि पंच नदी में शामिल है इसलिए मैंने लिख दिया। तो अगर व्यास के संदर्भ में देखा तो व्यास नदी के पूरे 100% जल का प्रयोग या जल के प्रयोग का अधिकार भारत को है, क्योंकि भारत से ही प्रवाहित हो रही है तो कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन पंच नद में शामिल है इसलिए यहाँ पे लिखा, मैंने इसलिए घेर दिया कि आप भी ध्यान रखिएगा। रावी, व्यास और सतलज, या मुख्य रूप से रावी और सतलज में देखा जाए तो यहाँ मामला हो जाएगा उल्टा। 80% जल का उपयोग कौन करेगा? अब मामला उल्टा हो गया ना, जैसा मैंने समझाया, भारत करेगा, ठीक है। और 20% जल का उपयोग, मैं उपयोग इसलिए लिख रहा हूँ कि अधिकार शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, ये करेगा पाकिस्तान, ठीक है। तो इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है या जितना जल उस साल इस नदी में होगा उसमें से जो सिस्टम सेट किया गया इस समझौते के तहत, तो जो 3 नदियां ऊपर की हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके 80% जल का प्रयोग करेगा पाकिस्तान और 20% जल का इस्तेमाल करेगा भारत, ठीक है। वैसे ही रावी, व्यास, सतलज के 80% जल का प्रयोग करेगा भारत और 20% जल का प्रयोग करेगा पाकिस्तान। समझ में आ गया? तो ये था सिंधु नदी जल समझौता। एक पॉइंट और मैं यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ, अब इन नदियों को, जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, इनको अगर कभी पूछ ले उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का क्रम, तो ये क्रम मैं बना दे रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले झेलम, ठीक है, झेलम की, अभी ध्यान रखिएगा चिनाब को कहीं कहीं चेनाब, ये 2 नाम इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। तो एक तो ये क्रम बनता है अपना, और सिंधु हो जाएगी सबसे ऊपर, ये भी ध्यान में रख लेना है। सिंधु जो मुख्य नदी है वो सबसे ऊपर यहाँ पे होगी, ठीक। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ब्यास को हम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान तक जा रही है और ब्यास भारत में ही। अब अगर क्वेश्चन बनाने वाला ब्यास भी जोड़ दे तब कैसा आंसर अपना बनेगा? तो सबसे ऊपर झेलम, उसके नीचे चिनाब, उसके नीचे रावी, फिर यहाँ पे ले आएंगे ब्यास, फिर लेके आएंगे सतलज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये, ठीक, उत्तर से दक्षिण में मारा है ना, नीचे की तरफ हम चल रहे हैं, नीचे की तरफ का मतलब दक्षिण, ऊपर की तरफ उत्तर, अपना दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। जो अभी अभी जुड़े हैं तो मैप देखने का सबसे आसान तरीका, कैसे आप पता करेंगे कि पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में, मैप की तरफ सीधे सीधे मुंह करके खड़े हो जाइए और आपका सर उत्तर दिशा, पैर दक्षिण दिशा, दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ, अब उत्तर से दक्षिण ये दिशा हो गई और दक्षिण से उत्तर पूछे तो सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। वैसे यहाँ भी उत्तर से दक्षिण पूछा तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, दक्षिण से उत्तर पूछा तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो ये सिंधु नदी तंत्र की एक बेसिक क्लास रही आपके लिए। जब हम अगली क्लास लेंगे ना तो ये सिंधु नदी को और भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ी मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए वीडियो मिलने में थोड़ी सी आपको देरी हो जा रही है, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। हाँ, थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे, उम्मीद है कि 1 आध दिन में पूरी तरीके से सही हो जाएंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए अच्छे से। गाड़ी चलाते समय वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अत्यधिक स्पीड में यानी कि मोटरसाइकिल को हवाई जहाज ना बनाइए, और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करिए। 3 सवारी या 3 लोग एक बाइक पर न चलें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज अपने ही एक छात्र की कल एक दुर्घटना हुई थी, उसमें उसकी मृत्यु हो गई, जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। ठीक है, तो आप लोग भी वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरता करिए। चलिए, इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, इतना तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।